औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Economy has certain challenges, and the biggest challenge at this point in time happens to be the textile sector, where we export around 5.2 billion textile goods and services to US, and US has imposed 29% tariff on our textile goods and services. टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड इश्यूज़, उसके ऊपर वो गवर्नमेंट से बातचीत करते रहते हैं और इस वक्त भी उनकी कुछ डिमांड्स थी जो गवर्नमेंट के पास अंडर कंसिडरेशन थी। ऑन टॉप ऑफ इट ये ट्रम्प का 29% टैरिफ आया है। इन सब बातों को सोचने समझने जानने के लिए और वे फॉरवर्ड के ऊपर इंडस्ट्री का क्या व्यू है, इसको जानने के लिए वी विल बी टॉकिंग टू एन एनालिस्ट ऑफ द JS Global, and we'll be also talking to the chairman of APTIMA. So in the first segment, we are going to talk to Mr. Asif Inam, who is the chairman of APTIMA. Asif Inam sir, welcome to the show and Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। सर, ये फरमाइएगा कि US गवर्नमेंट ने जो 29% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है, वैसे बांग्लादेश और चाइना को भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टर कैटेगरी में रखा है, तो इस पर फरमाइएगा कि हाउ डज़ द टेक्सटाइल सेक्टर लुक एट इट एंड व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी कि गवर्नमेंट इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये टैरिफ उन्होंने दुनिया के तकरीबन हर मुल्क पे लगाया और वो ये चाहते हैं कि इंडिविजुअली हर मुल्क से उसकी प्रॉब्लम एड्रेस करें। हमारी तकरीबन उनको एक्सपोर्ट 5.2 बिलियन डॉलर की है और इम्पोर्ट 1.2 या 1.4 है, जिसमें से 600 मिलियन डॉलर की तो हम सिर्फ कॉटन लगाते हैं। हमारा मसला ये आ गया है कि जो 600 मिलियन की कॉटन है वो भी नहीं आ सकेगी क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है। EFS की जो एक पॉलिसी में चेंज किया है बजट में, उसके बाद कोई तकरीबन 30 लाख बेल का धागा कपड़ा आना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री तबाह हो गई है। तो अब हम कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते कि जी 600 मिलियन भी हम ले सकते हैं या नहीं, जबकि उनकी एक्सपेक्टेशन इसको इंक्रीज करने की है कि जी आप 600 को 800 900 करें, विच वी कुड हैव इजीली डन। तो आई होप कि हमें गवर्नमेंट ने बहुत एश्योरेंस की है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड EFS की होगी, तो अगर हो जाती है तो ये 6 को आप 1 बिलियन भी करना कोई मुश्किल नहीं है, डिस्पाइट हैविंग अ गुड क्रॉप, क्योंकि हमारी हाईएस्ट कंजम्पशन जो 22-23 में पहुंची थी वो 1 करोड़ 80 लाख मिल पहुंच गई, जो अब गिर के मेरे ख्याल में 1 करोड़ 10 लाख है। 120 मिलें बंद है, जिनिंग बंद है, और उसके बाद अब तो कपड़े का पहाड़ आना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों चीजों में सेल टैक्स के फर्क की वजह से ना बेतहाशा से चोरी हो रही है, वो एक अलग है। और दूसरे अगर जो जेन्युइन भी है तो उसकी लिक्विडिटी फंसती है, तो वो प्रेफर करता है कि मैं ऐसा माल खरीदूं जिसमें लिक्विडिटी नहीं फंसती, तो जो कि नॉर्मल बिजनेस का है एक उसूल। तो इसने जो है वो इम्पोर्ट फरोख्त स्कीम बन गई है बजाय एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन की। और फिर जाहिर बात है इसमें कोई 30-40% एलिमेंट इवेजन का भी आ गया, क्योंकि 70-80 लाख रुपए कंटेनर में इवेजन है, तो वो भी माउथ वाटरिंग बहुत सारे इसमें बरसाती मेंढक कूद गए। राइट। सो आसिफ इनाम साहब, ये जो अब IMF के साथ डील फाइनल हो चुकी, जिसकी बदौलत बिजली भी महंगी है और कोई नया गवर्नमेंट पॉलिसी कंसिडरेशन विदाउट IMF कंसिडरेशन ले भी नहीं सकती, सो इस टफ टाइम को आपको लगता है टेक्सटाइल सेक्टर अकेला फेस कर जाएगा या यू रियली नीड गवर्नमेंट सपोर्ट? देखिए, इसके अंदर जो जैसे अभी तो सपोर्ट की बात तो छोड़े ना, अभी तो हमारी टांग खींची हुई है ना, जो EFS ने तो पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, स्पिनिंग की, वीविंग की, सबकी टांग खींच दी। पहले स्पिनिंग मुंह के बल गिर गई, अब वीविंग का नंबर आने वाला है, फिर फिनिशिंग का आ जाएगा। तो ये जो पॉलिसी एरर है ये IMF से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, आप इम्पोर्ट पे भी लगा देते। जब आपने पूरी डोमेस्टिक चेन पे लगा दिया सेल टैक्स, मतलब बगैर इंडस्ट्री से पूछे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम जो मशावरात ही नहीं खत्म हो रही, हमारी 11 महीने हो गए दबा हो गई, मशावरत ही नहीं खत्म होती, तो इसको लगाया नहीं जाता। तो इसका IMF से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड का बटन दबाया हुआ है। तो अब जब मर्जी आ जाए ठीक कर लें, और जितनी देर से होगा, अगर 120 बंद हुई है तो शायद 80 चालू हो, जितनी देर करेंगे उतने नंबर वापस चालू होने वाले कम हो जाएंगे। फिर अब आप देखें कि जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसका नंबर शायद 1 कितना आया है, 1.2 बिलियन सिर्फ फॉर अप्रैल, और इम्पोर्ट अगर 300-400 मिलियन आ गई जिस है, तो आप तो तारीख के 25 साल की बदतरीन नेट एक्सपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी जो नेट एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन नियर टू 1.6 बिलियन थी। तो अगर आपकी ऑलमोस्ट 700-800 बिलियन एक्सपोर्ट ही तबाह हो गई तो फिर क्या रहेगा। इस वक्त EFS की इम्पोर्ट जो है वो टोटल हमारी अमेरिका एक्सपोर्ट के बराबर है। अब हम क्या कहें कि किसको रोक,
अमेरिका से तो बाद में नेगोशिएट करें, पहले तो हम पहले ठीक करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसिफ साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, वी वुड वांट यू टू काइंडली गिव अ मैसेज टू द गवर्नमेंट एंड टू द मिनिस्टर फाइनेंस इफ यू वांट जी, टू। वो मिनिस्टर फाइनेंस अब माशाल्लाह ही इज फुली अवेयर ऑफ इट एंड और मतलब कन्वर्टेड को कन्वर्ट करने वाली बात है। ही इज फुली कन्वर्टेड। आई Yeah. डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेन ही इज फेसिंग, रिस्ट्रेन्स के अभी तक कर नहीं पाए। Yeah. वी होप के ही रियलाइज द सिचुएशन एंड डू एएसएपी लेवल प्लेइंग फील्ड का। सेल टैक्स हमने मांगा हुआ है Yeah. कपड़े और धागे पे, और Yeah. तो उसको फौरी करा जाए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आसिफ इनाम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता इरशाद। शी हैपन्स टू बी द रिसर्च एनालिस्ट एट जेस ग्लोबल। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जेस ग्लोबल का एक्सपर्ट व्यू ऑन द प्रेजेंट टेक्सटाइल सेक्टर सिचुएशन क्या है एंड गोइंग फॉरवर्ड उनकी नज़र में टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट को किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। शगुफ्ता इरशाद, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता, ये जो भी रिपोर्ट इशू की है जहांगीर सिद्दीकी ने, विच टेक्स अ गुड इन्वेंट्री ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ 29% tariff on textile by US. We would want you to kindly explain what are the contents and keynotes of this report. देखिए, जैसे कि काफ़ी ग्लोबल मीडिया में ऑलरेडी इससे बात हो चुकी है कि 5 अप्रैल को यूएस गवर्नमेंट ने अपने सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जिसमें 10% से लेके 34% तक था इनिशियली टैरिफ, जो अब बढ़ा के चाइना के ऊपर 145% तक इन्होंने टैरिफ कर दिया। Right. तो ये टैरिफ एक्सेप्ट फॉर चाइना, बाकी सारी कंट्रीज के लिए 90 डेज के पीरियड के लिए इन्होंने पॉज कर दिया है, ताकि बातचीत हो सके, इससे जो भी कमी बेशी हो सके वो की जाए, एक्सेप्ट फॉर चाइना। तो बाकी सब पे ये टैरिफ लगा हुआ है और जुलाई के बाद से फिर वापस से ये लग जाएगा। तो इसमें बेसिक, और इस वक्त भी एज ऑफ नाउ भी 10% एटलीस्ट मिनिमम टैरिफ तो सभी के ऊपर लगा हुआ है। तो इसमें जाहिर है चूंकि एक टैरिफ लगा दिया है तो यूएस की इम्पोर्ट्स के ऊपर, तो इसमें जाहिर है दुनिया भर का जो ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्पैक्ट होगा। और पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 18% एक्सपोर्ट्स जो है वो यूएस जाती है, और अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 25% जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो स्ट्रेट यूएस जाती है। और हमारे लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत क्रूशियल है फॉर आवर इकोनॉमी, बीइंग द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। So any changes or any negative implication on that will definitely have a negative bearing on the industry as well as the country as a whole. Right. When we talk about a country specifically, that is something that will come a little later stage. At this point in time, I would want you to kindly focus on global trade के ऊपर, जो लोग कहते हैं कि trade war or division of the world into two blocks. How do you look at the situation? इसमें बेसिकली देखिए, इट्स वन कॉर्नर देयर इज चाइना व्हिच हैज रिटेलिएटेड, और उसका इफेक्ट भी उन्होंने देख लिया कि ग्रेजुअली टैरिफ बढ़ता ही गया उनका, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 34% टू इज नाउ 41-45%। और दूसरा जो कॉर्नर है, जो सारी कंट्रीज बेसिकली मोस्ट ऑफ देम हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अप्रोचिंग यूएस कि किसी तरह से इस टैरिफ को कम किया जाए। जाहिर है जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जो एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट नहीं कर सकता यूएस से किसी भी वजह से, तो वो जीरो तो नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ रहेगा एलिमेंट जो भी वो बैलेंस कर सके। लाइक पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है अब टेक्सटाइल बेचता है और ऑयल खरीदता है, तो वो कम्प्लीटली 101 रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, बट जो भी हम वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, कॉटन इम्पोर्ट कर सकते हैं, सोयाबीन इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं जिससे हमारा ये जो 29% का इन्होंने टैरिफ लगाया है किसी तरह से इसमें कमी लाई जा सके, तो वो हम उनको ऑफर करेंगे कि किसी तरह से भी हम उसमें कुछ भी कमी ला सके, तो दैट विल ऑफर। When we talk about competitiveness, हमारी जो USP है, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान या इम्पैक्ट फेस करने जा रहा है पाकिस्तान, या फेस करना पड़ सकता है? देखिए, इस वक्त आपको पता है कि यूएस जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और चाइना जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके अंदर चाइना के अगर हम देखें, जो जिन प्रोडक्ट्स से वो डील करता है, दे हैव वाइड वैरायटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, यू नो। पाकिस्तान के अंदर जो फाइनल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनमें कमी है। हम बेसिकली ज्यादा कोशिश करते हैं कि धागा और कपड़ा बेचा जाए रादर देन फाइनल गारमेंट्स और
knitwear, apparel, इस तरह की चीजें हमारे पास थोड़ी कम है। तो इसमें बेसिकली है क्या एडवांटेज कहाँ पर होगा हमारे पास कि जो हमारे पास फिनिश गुड का सप्लायर है, अगर वो चाइना का शेयर या बांग्लादेश का शेयर जो गारमेंट्स वो बेचता था या वियतनाम का शेयर अगर वो कैप्चर कर लेता है, पाकिस्तान का गारमेंट सप्लायर, अपैरल सप्लायर, नेटवेयर सप्लायर वो पोर्शन ग्रैब कर लेता है तो वहाँ फायदा है। मगर वो जगह जहाँ पे हम नुकसान में, जैसे कि खासकर होम टेक्सटाइल और बेडवेयर की मैं बात करूंगी, जिसमें इंडिया बहुत आगे है, ये बहुत कंपेटिटिव है कॉस्ट में और टैरिफ भी उस पर कम लगा है, उधर हमें नुकसान है। तो जो हमारे टॉवल्स बनाने वाले हैं, बेडवेयर बनाने वाले हैं, किचन वेयर बनाने वाले हैं, उनको काफी नुकसान है, जबकि सभी को नुकसान है बेसिकली, बट उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा जो चाइना से 1-on-1 ज्यादा कॉम्पीट कर रहे हैं, सॉरी इंडिया से। क्वाइट वेल। ये बताएं जो पाकिस्तान का लिस्टेड सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, उस पे आपको किस तरह का इम्पैक्ट इसका नज़र आ रहा है? तो पाकिस्तान के लिस्टेड सेक्टर में भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, फ्रॉम स्पिनिंग टू वीविंग एंड गारमेंट सप्लायर्स, काफ़ी सारी हैं। अगर हम कंपोजिट के अंदर ही से बात करें तो इसके अंदर कुछ कंपनीज हैं जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर ज़्यादा है यूएस में, जिसमें फिरोज मिल्स है, इंटरलूप है, सफायर है, इनका डायरेक्ट एक्सपोजर है। फिरोज जो है वो आपको होम टेक्सटाइल में है, इंटरलूप जो है वो अपैरल्स और लार्ज यूएस के जो ब्रांड्स हैं उनको सप्लाई करता है, जिसमें एडिडास हो गया, हुगो बॉस हो गया, उनको सप्लाई करता है। फिर सफायर है जो कपड़े सप्लाई करता है, तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी इंडस्ट्री जो यूएस में कम सप्लाई करती है उनको इम्पैक्ट नहीं होगा, उनको भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब चाइना और दूसरी मार्केट जिन पर ज़्यादा टैक्स लगा है जब वो यूरोप की मार्केट या दूसरी मार्केट्स में ज़्यादा अपना प्रोडक्ट फेंकेंगी, तो फिर ये जो कंपनी जो यूएस से कम जिनका एक्सपोजर है उन सबको जाके इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सबकी डिमांड कम होगी, सबका कस्टमर उसके पास आएगा कि हमें प्राइस डिस्काउंट दे दो। तो एज अ होल टेक्सटाइल की जो सप्लाई चेन है उन सब में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अंडरस्टूड। व्हेन यू से कि 5% तक जो है वो डिक्लाइन हो सकती है और एक्सपोर्ट टू यूएस, आर यू ट्राइंग टू से कि इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडिया होगा? एंड इफ पाकिस्तान हैज़ टू एड्रेस दिस चैलेंज, what does Pakistani government needs to do? इसमें दो बातें हैं। देखिए, एक तो एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ लॉस क्या होगा ये तो अभी क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो शायद टैरिफ भी कुछ बदले इन 90 डेज के दौरान, टैरिफ स्ट्रक्चर कुछ बदलेगा। ज़ाहिर ये जो चाइना और यूएस का टैरिफ है 100% ओवर एक दूसरे के ऊपर, ये तो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो इसमें भी कुछ बातचीत होगी और फिर बाकी कंट्रीज भी यूएस को ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं कि हम किस तरह अपना डिफिसिट कम करें उठाए। तो ये चीज़ असल जो शक्ल सामने आएगी वो तो जुलाई के बाद नजर आएगी, जब ये 90 डेज पीरियड ओवर होगा। मगर इस वक्त भी अगर आप सिचुएशन देखें तो ग्लोबल ट्रेड के नंबर जो आ रहे हैं अप्रैल के महीने के अंदर, ग्लोबल ट्रेड इज 8% डाउन, यूएस के इंपोर्ट्स 16% डाउन जो ओशन शिपमेंट्स है, और चाइना से यूएस की ट्रेड इज 40% डाउन। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का नंबर अभी जो आया अप्रैल का वो भी 8% डाउन है, उसमें बाइफिकेशन तो नहीं आई है अभी टेक्सटाइल की, मगर ये तो नजर आ रहा है कि अप्रैल में सब जगह डाउन है। तो जब हम बात करते हैं कि 2.5%, 5%, 10% जो भी कमी आएगी, हमें एग्जैक्ट क्वांटम तो अभी नहीं पता, मगर हम सिर्फ सेंसिटिविटी रन करके दे सकते हैं कि चलो 25% अगर हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूएस जाती है और उसमें 10-20% अगर कम हो जाता है तो हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 2.5 से 5% कम हो जाएगा। यानी कि हम तो बात कर रहे हैं कि $500 मिलियन से लेके $1 बिलियन तक का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। ये एक सेंसिटिविटी है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो जाहिर है वो है हमारे ऊपर इम्प्लीकेशन है। अब वो ज्यादा किधर है, देखिए दो बातें, जरूर बात ये नहीं है कि वो सारा हमसे इंडिया ले जाएगा या कोई और ले जाएगा। एक तो टोटल डिमांड साइज भी श्रिंक हो रहा है। यूएस का कस्टमर जिसको प्रोडक्ट कल 100 रुपए का मिल रहा था आज 130 का 150 का मिल रहा है, तो फिर वो उस कस्टमर की डिमांड भी एक तो रिड्यूस हो रही है और फिर कंट्रीज एक दूसरे का शेयर भी काटेंगे, जिसकी कॉस्ट हमसे कम है, जिसका टैरिफ हमसे कम है, तो उनके आपस में लड़ाई होगी जो उसमें एक दूसरे का वो शेयर काटेंगे। तो ऐसे ममालिक के बारे में आपका मुल्क कहता है कि इसमें इस कैटेगरी में चाइना फॉल करता है, बांग्लादेश फॉल करता है, सिर्फ पाकिस्तान वर टू बेनिफिट, पाकिस्तान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है इसका? फायदा इस तरह से उठा सकता है कि वो कंट्रीज जिन पर ज्यादा टैरिफ लगा है, जैसे कि चाइना है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, श्रीलंका है, और ये ज्यादातर गारमेंट्स के अंदर थे या अपैरल्स के अंदर थे। तो वो जो प्रोडक्ट दे रहे थे, एक तो ये करें हम कि उन प्रोडक्ट के अंदर हम अपनी एक्सपेंशन करें, लाइक हम वो एक्सपेंशन करें जो वो प्रोडक्ट हम नहीं बनाते थे, चाइना बनाता था या दूसरी कंट्री से, हम वो एक्सपर्टीज अपने पास लेके आए। बांग्लादेश का स्ट्रेंथ क्या था? बांग्लादेश का स्ट्रेंथ था चीप लेबर। चीप लेबर कहाँ से था? फीमेल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, हम फीमेल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं। इंडिया की तरह जैसे इंडिया ने वर्टिकल इंटीग्रेशन की, जो छोटी छोटी स्पिनिंग मिल पाकिस्तान में पंजाब में भरी पड़ी है उनको कंसोलिडेट करें, इंडस्ट्री को बड़ा करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ाएं, कॉस्ट कम करने की कोशिश करें, तो फिर हम कम्पीट कर सकते हैं इंडिया पे या उन रेट्स के ऊपर जो दूसरी मार्केट्स ऑफर कर रही हैं। सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी दैट लाइज
تو ادھر ہم کر کے اینڈ دین وی کین کمپیٹ. اینڈ پھر اگر US کا کسٹمر ہم سے بولتا ہے کہ یار یہ ٹیرف کا کچھ پورشن آپ بھی بیئر کرو, تو پھر یہ ہوگا کہ ہم بولیں گے ٹھیک ہے کہ کچھ پیشنٹ ہم اپنا کاسٹ کم کرتے ہیں, ہماری کاسٹ کم ہوگی تو وہ بیئر کر سکیں گے. تو پھر اس سچویشن کے اندر ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. Understood. Apart from these, what other policy measures would you want کہ پاکستانی گورنمنٹ دیکھے اور ان پالیسیز کو کنسیڈر کریں؟ دیکھیں ایک بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ اس وقت ہم لوگ IMF کے پروگرام کے اندر ہے. اس پروگرام کے اندر IMF ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک سیکٹر کو نہ ہی انٹرسٹ ریٹ کے معاملے میں, نہ ہی انرجی سیکٹر کے معاملے میں, نہ ہی ٹیکس کے معاملے میں کوئی الگ سے جا کے سبسڈی نہیں دے سکتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہر انڈسٹری کو ایک پار پہ ڈیل کیا جائے. اسی وجہ سے لاسٹ سے ان کا ٹیکس برابر کیا تھا ساری انڈسٹریز کے, اور اب انرجی سیکٹر میں بھی جو ان کو الگ سے گیس ٹیرف ملتا تھا وہ بھی کہا کہ ایک LNG کے برابر ہونا چاہیے اور گرڈ سے گیس لینی چاہیے. تو وہ سب چیزیں تو اس وقت گورنمنٹ کے لیے ادھر اس لیول پہ انسینٹیو دینا کافی مشکل ہو جائے گا IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے. اگر نہ ہوتا تو اگر فار ایگزامپل یہ بائنڈنگ نہیں ہوتی تو پھر انڈسٹری جا کے گورنمنٹ سے کہہ سکتی تھی کہ ہمیں انرجی سیکٹر میں کچھ ریلیف دیا جائے, کوئی لون انسینٹیو دیا جائے کہ لائک ایکسپینشن کریں تاکہ دنیا سے کمپیٹ کر سکیں, جیسے ایک زمانے میں ٹرف آیا تھا. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نارمل ٹیکس ریجیم ہے اس میں گریجول موو کیا جائے, ایک دم سے موو نہ کیا جائے. مگر یہ چیزیں اس وقت مشکل لگتی ہیں. ہو کیا سکتا ہے کہ گورنمنٹ بیسکلی کیا کرے کہ جو ہمارا گراؤنڈ لیول ہے, جو کاٹن گروور ہے, ادھر ہم کچھ اس طرح کریں کہ سسٹینیبل کاٹن پروڈکشن کو امپروو کریں. سسٹینیبل کاٹن کیا ہوتی ہے کہ جس میں پانی کا استعمال کم ہو, پیسٹیسائڈ کا استعمال کم ہو, جو انوائرمنٹل فرینڈلی میتھڈ کے تھرو کاٹن بنائی جائے, جس کی اب زیادہ مانگ ہے. ہر بندہ کہتا, ہر جو یورپین یا فورن کسٹمر ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ انوائرمنٹل فرینڈلی پروسیس کے تھرو ہمارے پاس اینڈ پروڈکٹ بیچیں گے. سو آپ کو ان چیزوں میں جانا ہے. تو ایک تو اس کو پروموٹ کریں. دوسرا انڈسٹری کے کافی ورکنگ کیپٹل گورنمنٹ کے پاس پھنسے ہوئے ہیں, ان کو کلیئر کریں, ان کے لیے ادھر آسانیاں کریں. اور تیسرا جو ایک ہے, چونکہ CPEC کے تھرو چائنا کے ساتھ ہماری کافی اور بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں, تو انہی بنیادوں پہ اندر اگر ہم چائنا کے ساتھ کچھ JVs کریں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, ان کے پاس اتنی بڑی انڈسٹری پڑی ہے, ان کو US سے پرابلم ہے, تو اگر وہ اپنا کچھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, ہمارے ساتھ JVs کریں, یہاں پہ پلانٹس لگائیں, یہاں لوگوں کو ٹرین کریں, ٹیکنالوجی اکوپ کریں, تو وہ پورشن جو وہ ایکسپورٹ نہیں کرتے وہ یہاں سے مینوفیکچر ہو کے پاکستان سے روٹ ہو کے US جائے. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ US کے علاوہ ایک تو US گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرے ٹیرف کے اوپر, ایک الگ بات ہے, اور دوسرا جو ہمارا آلریڈی EU کے ساتھ GSP+ کا اسٹیٹس ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں, جو ان کے انوائرمنٹل اور ہیومن ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں, اور کمپنیز بھی اپنے لیول کے اوپر جو ان کے آلریڈی بگ بائر سے کانٹریکٹ ہیں ان کو پروموٹ کریں, اپنے ون اسٹاپ سولوشن پرووائڈ کریں, پروڈکٹ کو ڈائیورسفائی کریں, اور مارکیٹس کو بھی دیکھیں جس میں افریقن مارکیٹس آ جاتی ہیں, جاپان آ جاتا ہے, اور ڈفرینٹ کسٹمر جو پروڈکٹس ہم نہیں بیچتے ابھی تک, جس میں چائنا بہت ایکسل کرتا ہے, وہ بڑے ویلیو پروڈکٹس ہیں, ان کے اندر جائے. تو ان سب اسٹریٹجیز کو اپناتے ہوئے ہم اس مشکل سچویشن میں اپارچونیٹی ڈھونڈ سکتے ہیں. شگفتہ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو سسٹینیبل لگتی ہے ٹرمپ کی پالیسی, اور یو تھنک کہ یہ ریورس ہو جائے گی ان اے ایئر اور ٹو, اینڈ جسٹ ان کیس if it stays there, what type of disruption you see happening in the textile sector, اور اگر وہ ہوتی ہے تو پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ US گورنمنٹ کا کیا اسٹانس ہے اور وہ اس پہ کیا اسٹانس لیتی ہے, تو اس میں آپ کا گیس اور میرا گیس ایک جیسا ہی ہوگا. میں کہہ نہیں سکتی اس وقت US گورنمنٹ کیا اسٹانس لیتی ہے, مگر ہاں نیگوسیشن کی گنجائش ہر جگہ پر ہے, کیونکہ دنیا بھر میں ظاہر سپلائی ریسورسز کا ڈفرینس ہے, تبھی تو یہ ٹریڈ ایگزسٹ کرتی ہے. جیسے UK کا کیس لے لیں, UK سے ابھی بات چیت چل رہی ہے, اینڈ دے آر ٹرائنگ, مگر ایک بات دھیان میں رکھنے کی جو ابھی نظر آئی سچویشن وہ تو یہی ہے کہ 10% ٹیرف تو کہیں نہیں گیا, ایٹ لیسٹ 10% تو رہے گا, دیٹس دا منیمم بیس لائن ٹیرف. اس کے اوپر سے وہ ایڈیشنل ٹیرف میں کیا کمی بیشی کرتے ہیں وہ دیکھیے گی. اچھا چائنا کا ٹیرف زیادہ رہے گا, یہ بھی صورتحال نظر آ رہی ہے, کیونکہ ٹرمپ کسی طرح سے بھی تیار نہیں ہے کہ چائنا کو کمپلیٹلی فوگو کر دے. تو وہ کچھ ڈفرینس تو رہے گا, یعنی کہ چائنا کا کچھ پورشن تو ادھر ادھر بچے گا. اور وہ یہ ٹیرف آنے سے پہلے ہی جو ویسٹرن سپلائرز سے آپ دیکھیں وہ چائنا کو ڈائیورسفائی کر رہے تھے, انڈیا اور بنگلہ دیش کے پروڈکٹس کو ڈیلوکیٹ کر رہے تھے, تو آلریڈی ایک کنٹری سے چیزیں لینے پہ نہیں خوش ہے, تو اس کو آلریڈی بانٹنا چاہتے ہیں گلوبلی. سو وہ اسٹریٹجی ول ریمین دیئر. ٹیرف تھوڑا بہت کمی آ سکتی ہے, یہ 29% جو ہمیں لگا اس سے کچھ پرسنٹیج پوائنٹ کمی آ سکتی ہے, مگر یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی فوگو ہوگا. اس کے اندر تھوڑی ایز مل سکتی ہے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے. شگفتہ, give us your final view on this situation, sum it up overall as a message.
جی دیکھیں شارٹ ٹرم میں ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہے. آپ کو ایکسپورٹر کے مارجن پہ بھی امپیکٹ نظر آئے گا, ولیوم پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ نظر آئے گا, اور یہ پاکستان اکیلا نہیں ہوگا, آل دا ریجن ایکسپورٹرز ول بی ہرٹ لائک دس. ان دا لانگ ٹرم وہ کنٹری سروائیو کرے گا یا آگے بڑھے گا یا اپارچونیٹی کیٹر کرے گا جو انٹیگریشن میں جائے گا, پروڈکٹ اور مارکیٹ ڈائیورسفیکیشن میں جائے گا. تو یہ چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے. دیکھیں ایپٹما نے ابھی پرپوزل گورنمنٹ کو دیا ہے اور پچھلے سال بجٹ میں بھی دیا تھا کہ ان کے اوپر جو جی ایس ٹی اور ڈفرینٹ ان کے جو ریسیویبلس ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ ان کو کلیئرنس دی جائے. ان کے کافی پیسے پھنسے ہوئے ہیں. ابھی بھی گورنمنٹ نے جی ایس انپٹس لوکل کاٹن کی یوز پہ جی ایس ٹی لگا دی تھی, تو بعد میں ریکلیم تو کر لیتے ہیں مگر 4 مہینے کے لیے ان کے پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ پھنس جاتے ہیں. تو ایک ایسی انڈسٹری کے لیے جس میں ورکنگ کیپٹل آلریڈی پرابلم ہے, پیسے اسٹک ہونا ایک پرابلم ہے, تو اور امپورٹڈ کاٹن کے اوپر نہیں ہے وہ, تو بیسکلی اس میں بات چیت چل رہی گورنمنٹ سے. پیسے ان کے ہر 4 مہینے بعد ریلیز ہوتے ہیں اور ان کی بکس پہ ریسیور کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جس پہ ایپٹما کافی ٹائم سے گورنمنٹ سے بات کری کہ ان کے پیسے ٹائم سے کلیئر کیے جائیں. سو اس پہ سم تھنگ دیٹ دی گورنمنٹ کین ڈو. انڈرسٹوڈ. شگفتہ ارشاد, آپ کو پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے چیئرمین ایپٹما اینڈ شگفتہ ارشاد. دونوں نے ہمیں تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ معیشت میں آلریڈی کافی چیلنجز ہیں, اینڈ ٹاپ آف اٹ وین یو کم اکراس دا ٹرمپ ٹیرف جس نے ساری دنیا کو ہلایا ہوا ہے, ٹریڈنگ اکانومیز کو مسائل سے درپیش کیا ہوا ہے, وہاں پہ پاکستان جیسی معیشت کے لیے مسائل اور سنجیدہ اور گمبھیر ہو جاتے ہیں. دونوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ گورنمنٹ کو اس وقت ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے, جس میں آئی ایم ایف کا جو ایک پورٹ فولیو آف پالیسی ہے, فریم ورک ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے گورنمنٹ کو کچھ ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ جس کی بدولت جو چائنا, ویتنام, سری لنکا اور بنگلہ دیش اس وقت ایک سرٹن پیڈسٹل پر ہیں, یعنی جن کے ٹیرف جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ سخت ہیں, پاکستان اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے. پاکستان اس گیپ کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے پلیئرس ہیں, اسٹیک ہولڈرس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیسلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی بینیفٹ کی ضرورت نہیں ہے, آؤٹ آف وے فیور کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کے اوپر جو ہماری جینوئن ڈیمانڈس ہیں, جس کو ٹائم اینڈ اگین منسٹری آف فائنانس ایگری کرتی ہے, ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. اور جو مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں فائنینشیل سیکٹر کے, یعنی جیز گلوبل, دے ہیو اے کلیئر ویو کہ گورنمنٹ کی لانگ اینڈ سسٹین پالیسی جو ہے وہ انڈسٹری اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر بنانی چاہیے. So we will take an inventory of this situation after 2 to 3 months once again, and we will see کہ barring this war, government rightly so اپنے جو نارمل روٹین کے معاملات ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتی ہے, اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو اس وقت یہ چیلنج ہے اس کو کیسے ایڈریس کرتی ہے. سو ناظرین, اس طرح کے تجزیے اور بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.